Hello students, good morning. यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो आज हमारा जो टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली ये क्वेश्चंस हमेशा आपके एग्जाम्स में आता है, फाइनल एग्जाम में आता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब ने इसको ध्यान से सुनना है। ओके, तो हमारा लेसन है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली की यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन मतलब कि पूरे एक ही कल्चर वाले लोग, एक ही भाषा वाले लोग, इटालियन जो लोग हैं, उनके पूरा जो इलाका है सबको एक नेशन का रूप देना। जैसे देखिए ये था इटली, दिस इज इटली। इटली इस तरह का, ये इसका सदर्न पार्ट है, ये सेंट्रल पार्ट है, ये है नॉर्दर्न पार्ट। ओके, सो इटालियंस जो थे that were scattered over several dynastic states, बहुत सारी अलग अलग डायनेस्टिक स्टेट्स में डिवाइड थे, अलग अलग जिनके रूलर थे। सो इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 states। इट वॉज डिवाइडेड इंटू 7 states और ओनली इन 7 में से ओनली 1 स्टेट, ये देखिए सार्डिनिया पीडमॉन्ट, ये है सार्डिनिया, ये है पीडमॉन्ट। सार्डिनिया पीडमॉन्ट का जो रूलर है, जो एम्पायर था, सिर्फ यही वाला ऐसा था कि जहां पे इटालियन प्रिंसली हाउस था, इटालियंस का रूल था। सार्डिनिया पीडमॉन्ट का जो एरिया था, ओनली दिस वाज रूल्ड बाय इटालियंस। एंड अदर्स एरियाज जो हैं, अगर हम अदर्स की बात करें, नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। ये देखिए, ये लंबार्डी, वेनेशिया, ये नॉर्थ वाला इटली का इलाका, दिस वाज अंडर, ये लिखा है ना ग्रीन कलर में, अंडर ऑस्ट्रियन कंट्रोल। सो दिस एरिया वाज अंडर ऑस्ट्रियन कंट्रोल। देन सेंटर वाला, ये वाला है इलाका सेंटर वाला, द सेंटर वाज रूल्ड बाय पोप। देखिए इटली का ये सेंट्रल पार्ट, यहाँ पे रोम है, रोम तो आज भी इटली की कैपिटल है। सो दिस वाज वेरी फेमस फॉर द कैथोलिक चर्च, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के लिए रोम जो है स्पेशली क्रिश्चियन रिलीजन के लिए बहुत फेमस रहा है। तो ये पोप जो होते हैं, जो चर्च के पोप होते हैं, तो पोप के ही पूरा अंडर था। ऑल दिस एरिया, होल दिस एरिया which was in the center of Italy was ruled by Pope। and ये सदर्न पार्ट, नेपल्स, सिसिली, सदर्न वाला पार्ट, ये वाला जो एरिया था, द सदर्न रीजन्स, these were under the domination of Bourbon kings of Spain। जो स्पेन के किंग्स थे, बूर्बो डायनेस्टी के जो किंग्स थे स्पेन में, फ्रांस में भी बूर्बो डायनेस्टी थी इस समय तक, लेकिन स्पेन में भी इसी डायनेस्टी का रूल था। तो ये पूरे इलाके नेपल्स जो हैं, टू सिसिलीज का, इनको सिसिलीज 1, सिसिली 2, नेपल्स, सिसिली, इनको 2 सिसिलीज बोला जाता है। दिस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ बूर्बो डायनेस्टी ऑफ स्पेन, इनके अंडर था। तो इस तरह से ये पोप के अंडर था, ऑस्ट्रिया के अंडर था, स्पेन के अंडर था। ओनली दिस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ इटालियंस। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में इटली जो था बटा हुआ था। Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variations। देखिए पूरा जो इटली था, यहाँ पे सब जगह पे एक सिर्फ इटालियन भाषा ही नहीं चलती थी, बहुत सारी वेरिएशंस थी, अलग अलग चीज़ों में, कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे। ओके, सो ये कंडीशन थी इटली की, जो कि अलग अलग रूलर्स के अंडर था, और कहीं पे किसी और कंट्री का रूलर था, कहीं पे ऑस्ट्रिया, कहीं पे स्पेन, कहीं पे पोप। सो यहाँ पे मेन मोटिवेशन ये था, मेन जो हमारा ये काम था कि पूरा इटली का इलाका उसको एक नेशन के अंडर करना, इटालियन नेशन, सभी की सभी जगह पे एक ही गवर्नमेंट, इसकी यूनिफिकेशन करना, इसका मेन मोटिव था। ये काम कैसे स्टार्ट हो पाया, हाउ वाज दिस पॉसिबल, हु प्लेड व्हाट रोल, उसके बारे में देखते हैं, इसकी किस पर्सन ने इसकी यूनिफिकेशन का काम की शुरुआत की। आगे हम बात करते हैं, देखते हैं, ये है मैजिनी, गैसेट मैजिनी, ये उसकी पिक्चर है, गैसेट मैजिनी। कौन था ये? He formed a nationalist group known as Young Italy in 1832। इटली की यूनिफिकेशन करने में, इटली का एकीकरण करने में गैसेट मैजिनी, पूरा नाम ये लिखा है, गैसेट मैजिनी। मैजिनी ने क्या किया, एक अलग सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटीज बनाई,
व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट सीक्रेट सोसाइटी? यंग इटली। वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हु फॉर्म्ड यंग इटली? तो लिखेंगे गैसिप मैज़नी। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज यंग इटली? सो आप आंसर में लिखोगे दिस वाज अ सीक्रेट सोसाइटी which was formed by गैसिप मैज़नी in 1832। वेरी शॉर्ट में इनमें से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। He called for an end to foreign rule। इसने क्यों ये यंग इटली वाली सोसाइटी बनाई? किस चीज के एंड के लिए? फॉरेन रूल के लिए, अदर देशों के इटली में रूल को खत्म करने के लिए और इटली की यूनिफिकेशन करने के लिए। किस बेस पे यूनिफिकेशन करनी? ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर ऑफ द पीपल, सेम लैंग्वेज कल्चर वाले लोगों को एक ही नेशन के अंडर लेके आओ। द इटालियन नेशनलिस्ट मूवमेंट वाज कॉल्ड द रिसॉर्जिमेंटो। तो ये वहां का लोकल नाम था। 1848 रिबेल्स फेल्ड एंड फॉर्मल रूल्स ऑफ इटालियन स्टेट्स ड्रॉप। इससे पहले जो कोशिशें की गई इटली की यूनिफिकेशन में, 1848 तक जितने भी रेबेलियंस हुए, जो भी हुआ, वो सब फेल रहे। किस काम में फेल रहे? इसकी यूनिफिकेशन को करने में फेल रहे। अब देखिए यहाँ पे गैसिप मैज़नी, अब यहाँ पे 3 पिक्चर मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। गैसिप मैज़नी, काउंट कैमिलो कवूर, गैसिप गैरिबाल्डी। तीनों का ही यहाँ पे इटली की यूनिफिकेशन में अहम रोल रहा है। इन तीनों के ही बेसिस पे इटली जो है यूनिफाई हो पाया। एक एक करके देखेंगे कि हाउ दे प्लेड देयर रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सो आगे देखेंगे, गैसिप मैज़नी हैज साउट टू पुट टुगेदर a coherent program for a unitary Italian republic. He formed a secret societies। उसने जो गैसिप मैज़नी था, इसने सीक्रेट सोसाइटी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सीक्रेट सोसाइटीज, यंग इटली जैसी सोसाइटीज बनाई इसकी यूनिफिकेशन के लिए। बट द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग, इटली की यूनिफिकेशन के लिए 1831, 1848 में भी रेवोल्यूशंस हुए इसकी यूनिफिकेशन के लिए। But those revolutions, those efforts of the different revolutionaries that were failed। और इस बार इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आई? सार्डिनिया पीडमोंट। सार्डिनिया पीडमोंट, जो हमने देखा था कि 7 डिफरेंट स्टेट्स में इटली बटा हुआ था, ओनली 1 स्टेट सार्डिनिया एंड पीडमोंट वाज रूल्ड बाय इटालियन रूलर। उस किंगडम का जो रूलर था, क्या उसका नाम था? किंग विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल II जो था, उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंडर ली। किस काम की? इटली को यूनिफाई करने के लिए। और इसने ये सोचा कि इसको यूनिफाई करना है तो सेम वे जैसे हमने पहले जर्मन में देखा था, सो वॉर तो लड़ना ही पड़ेगा। दे हैव टू फाइट अ वॉर। विक्टर इमैनुअल, सार्डिनिया पीडमोंट का रूलर जो था, उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ली कि वो इटली की यूनिफिकेशन करेगा। उसका चीफ मिनिस्टर कवूर, ये वाला काउंट कैमिलो कवूर, ये था उसका चीफ मिनिस्टर काउंट कवूर, हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली वाज। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो इसका चीफ मिनिस्टर था कवूर, काउंट कैमिलो कवूर जो था, कौन था वो जिसने इटली की यूनिफिकेशन में एक तरह से मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक लीडर का रोल प्ले किया, बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल था। वो एक तरह से कोई रेवोल्यूशनरी भी नहीं था, जैसे पहले रेवोल्यूशन करने वाले रेवोल्यूशनरी हैं, और ना ही कोई डेमोक्रेट था। वो एक नॉर्मल जो रिच पर्सन्स होते हैं, राजा का जो एक तरह से कोई मिनिस्टर की तरह चीफ मिनिस्टर था। और नॉर्मली ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर, बहुत अच्छी फ्रेंच वो बोलता है, इटालियन से भी बेहतर। उसका एक बहुत ही अहम काम इटली की यूनिफिकेशन में क्या था कि उसने अपने डिप्लोमेटिक तरीके से, अपनी डिप्लोमेसी से फ्रांस के साथ एक ऐसा संबंध बनाया। देखिए यहाँ पे देखिए, थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस। सो जो कवूर था, इसने सार्डिनिया पीडमोंट का जो एरिया था, इन्होंने अलायंस बनाया फ्रांस के साथ। फ्रांस को अपने साथ मिला के सार्डिनिया पीडमोंट ने
ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध लड़ा 1859 में। with the help of this alliance of France and Sardinia Piedmont, they succeeded to defeat Austrian forces। तो जो हमने अभी देखा कि इटली का नॉर्दर्न वाला पार्ट जो नॉर्थ में था, जो ऑस्ट्रिया के अंडर था, उसको हरा दिया। यानी कि सार्डिनिया पीडमांट का जो था रूलर था विक्टर इमैनुअल, इसके अंडर जो चीफ मिनिस्टर कबूर था, इन्होंने इटली का नॉर्दर्न वाला हिस्सा जो था ऑस्ट्रिया से छीन के अपने साथ मिलाया। यानी कि जो तीन मेन पार्ट थे इटली के, नॉर्दर्न वाला, सेंट्रल वाला और साउथ वाला, नॉर्दर्न देन सेंट्रल देन साउथ, जो सबसे नॉर्थ वाला ऑस्ट्रिया के अंडर था उसको छीन के अपने साथ मिला लिया 1859 में। सो फर्स्ट जो काम था काउंट कैमिलो कबूर का काम, ये पूरा हुआ। नॉर्थ वाले इलाके को ऑस्ट्रिया को हरा के उसको मिला लिया गया। अब दो इलाके रहते थे, सेंटर वाला जो पोप के अंडर था और साउथ वाला जहां पे स्पेन के रूलर्स का, बूर्बो डायनेस्टी के रूलर का कंट्रोल था। आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। अब यहाँ पे रेगुलर आर्मी जो थी, रेगुलर आर्मी विक्टर इमैनुअल की, सार्डिनिया पीडमांट के रूलर की, इसकी रेगुलर जो आर्मी थी इसने तो रोल प्ले किया ही। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स a large number of armed volunteers under the leadership of गैसेप गैरिबाल्डी। यहाँ पे ये दो अलग अलग बंदे थे। गैसेप मैजनी जो कि ये है गैसेप गैरिबाल्डी। वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय हिम इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ही इज द स्वॉर्ड ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। He was obsessed with fighting and helped यूनाइट सदर्न इटली। इसने इटली का साउथ वाला इलाका, टू सिसिलीज जिसको बोलते हैं, नेपल्स एंड सिसिली, जिनको टू सिसिलीज बोलते हैं, उन दोनों को अपने अंडर किया और इटली की यूनिफिकेशन में इसने सार्डिनिया पीडमांट की हेल्प की। इस इलाके को सार्डिनिया पीडमांट के साथ मिलाया बिकॉज वो भी इटालियन ही थे। ओके, देखते हैं किस तरह से इसने किया। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गैसेप गैरिबाल्डी joined the fray. In 1860 they marched into South Italy and the kingdom of Two Sicilies and succeeded in winning the support of local peasants in order to drive out the Spanish rulers. Local peasants को साथ मिलाया, सबको साथ मिलाया और सब ने जो था वहां पे इन्फ्लुएंस था स्पेनिश रूलर्स का, उसको वहां से बाहर भगा दिया, खत्म कर दिया। स्पेनिश रूलर्स को वहां से भगा के वहां पे भी इटालियन जो रूल है उसको वहां पे लागू किया। और ये 1861 में विक्टर इमैनुअल टू। अब यहाँ पे दो इलाके थे, देखिए अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाली है। अब ये जो इटली था, यहाँ पे देखिए ये इलाका, ये तो ऑलरेडी इटली के अंडर ही था, इटालियन रूलर्स सार्डिनिया पीडमांट इमैनुअल टू के, विक्टर इमैनुअल के अंडर था। इन्होंने, इस किंगडम ने अपनी आर्मी की मदद से इस पूरे इलाके को अपने अंडर किया। इस कंट्री को साथ में मिलाया, फ्रांस को मिला के ऑस्ट्रिया का कंट्रोल यहां से खत्म किया। ये पूरा इलाका इटालियन हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, ये साउथ वाला नेपल्स, सिसिली, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, यहाँ पे गैसेप गैरिबाल्डी उसने आगे आया और इस पूरे इलाके को अपने अंडर में लाया। और ये इलाका पूरा का पूरा जो है इस सार्डिनिया पीडमांट जो है इसके रूलर को सौंप दिया गया। यहाँ पे इटालियन रूल लागू किया गया। और ये सेंटर में जो पोप का इलाका था, देखिए इससे पहले क्या होता था, ये जो सेंट्रल वाला इलाका था पोप का रूल यहाँ पे होता था, डायरेक्ट ऑस्ट्रिया और इधर से डायरेक्ट
जो कंट्री है स्पेन, इसका इंटरफेयर होता था, इनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे होता था, इनके सैनिक भी यहाँ पे होते थे इस जगह। अब जैसे कि इस इलाके को हरा के मिला लिया गया, इसको मिला दिया गया, तो अपने आप ही जो आउटर इन्फ्लुएंस था इस इलाके पे दैट वाज ओवर, और जो पोप का वहां पे रूल था अपने आप ही उन्होंने हथियार डाल दिए इनके आगे, तो जिसके साथ ही ये भी इलाका जो था इटली के साथ मिल गया, एंड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज कंप्लीटेड इन द ईयर 1861। अभी देखते हैं। In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed King of United Italy. King Victor Emmanuel II. He is the ruler of Piedmont, Sardinia. Piedmont and Sardinia दोनों का रूलर था ये, और इसने कवूर जो था इटली की यूनिफिकेशन में उसकी हेल्प भी की। और स्टार्टिंग में ये इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं था कि वो सिर्फ पीडमॉन्ट एंड सार्डिनिया पे ही उनका रूल हो, ये इच्छा थी कि इटली की यूनिफिकेशन हो, जिसमें वो सक्सेसफुल भी रहे। क्योंकि इस तरह से इटली की यूनिफिकेशन हुई, जिसमें अहम रोल रहा कितने सारे लोगों का, गैसेप मैज़नी, काउंट कैमिलो का रूल, गैसेप गैरिबाल्डी, ओके। उसके बाद ये किंग विक्टर था, इमैनुअल टू, ये था, ओके। सो दिस वाज द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। आई होप सबको समझ आ गया होगा। Anything which you do not understand, then you can send me message. YouTube पे मैसेज भेज सकते हो कि जो चीज़ समझ नहीं आ रही, you can send me message and I will clear that. Okay. अभी तक के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट पार्ट को लेके आएंगे, वो पढ़ेंगे। अभी तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।